बर्फीली हवाओं के बीच पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के कोने में अर्जुन और उसकी बहन कविता एक जर्जर झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें थीं, जिनसे ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस आती थी। छत पर जगह जगह छेद थे, जिनसे बर्फ के फाहे अंदर गिरते रहते थे। झोपड़ी के बीचों बीच एक छोटी सी अंगीठी में लकड़ियां जल रही थीं। कविता उसी अंगीठी के पास एक फटी हुई दरी पर बैठी थी, अपने हाथों को सेंक रही थी। उसकी आंखें जन्म से ही बंद थीं। वह कभी इस दुनिया को देख नहीं पाई थी। उसके शरीर पर एक पुराना फटा कंबल था, जो ठंड से बचाने के लिए काफी नहीं था। खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी और काम पर जाना मुश्किल हो गया था। भैया, तुम फिर चिंता में खड़े हो? कविता ने अंगीठी के पास बैठे बैठे पूछा। मैं तुम्हारी सांसों की आवाज से समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ बहन, इस बार की सर्दी बहुत भयानक है। 3 दिन से बर्फ गिर रही है और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। और लकड़ियाँ भी कम हो रही है ना भैया? कविता ने अंगीठी की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि आग पहले जितनी गर्म नहीं रही। अर्जुन ने अपनी बहन की ओर देखा। कविता ठंड से कांप रही थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। तू चिंता मत कर। कल सुबह मैं जमींदार रघुनाथ सिंह के पास जाऊंगा। शायद वे कुछ काम दे दें या फिर थोड़ी उधारी में राशन दे दें। झोपड़ी की एक टूटी दीवार पर उनके माता पिता की एक पुरानी धुंधली तस्वीर लगी थी। अर्जुन ने उस तस्वीर की ओर देखा और आंखें बंद कर ली। उन्हें वह दिन याद आ गया जब 5 साल पहले एक भयंकर सर्दी की रात में उनके माता पिता बीमार पड़ गए थे। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और बर्फबारी की वजह से शहर भी नहीं जाया जा सकता था। 2 दिन की तड़प के बाद दोनों ने एक साथ दम तोड़ दिया था। तब से अर्जुन ही अपनी अंधी बहन का एकमात्र सहारा था। वह गांव में जहां भी काम मिलता करता। किसी के खेत में मजदूरी, किसी के घर की मरम्मत, लकड़ियां काटना, कुछ भी। लेकिन इस बर्फीले इलाके में काम भी कम मिलता और पैसे भी कम। कविता ने धीरे से कहा। भैया, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो। मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक है तू? अर्जुन का गला भर आया। इस कड़ाके की ठंड में एक फटा कंबल और 2 मुट्ठी दाल, यह कोई जिंदगी है? जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। कविता ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगली सुबह जब हल्की धूप निकली तो अर्जुन ने अपनी पुरानी फटी शॉल ओढ़ी और जमींदार रघुनाथ सिंह की हवेली की ओर चल पड़ा। बर्फ घुटनों तक जमी थी। हर कदम पर उसके पैर बर्फ में धंस जाते थे। ठंडी हवा उसके कानों को चीर रही थी। गांव के रास्ते में उसे कुछ और मजदूर भी दिखे जो ठंड से ठिठुरते हुए काम की तलाश में भटक रहे थे। सभी की हालत एक जैसी थी। फटे कपड़े, कांपती देह और आंखों में निराशा। रघुनाथ सिंह की हवेली गांव से थोड़ा दूर पहाड़ी पर बनी थी। बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें, लकड़ी की मजबूत छत और चारों ओर ऊंची बाड़। अंदर से धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। साफ था कि हवेली में बड़ी बड़ी अंगीठियां जल रही थीं। अर्जुन ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद रघुनाथ सिंह का नौकर रामदीन बाहर आया। क्या चाहिए तुझे? रामदीन ने घृणा से पूछा। मुझे जमींदार साहब से मिलना है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा। इस ठंड में जमींदार साहब अंगीठी के पास आराम कर रहे हैं। तू दोपहर में आ। भाई, बहुत जरूरी काम है। मेरी बहन बीमार है।
और घर में राशन भी खत्म हो गया है। रामदीन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आया। अंदर आ जा, लेकिन जल्दी कर। हवेली के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। बड़े कमरे में बीचों बीच एक विशाल अंगीठी जल रही थी। दीवारों पर कालीन टंगे थे। रघुनाथ सिंह एक मोटे गद्देदार तख्त पर बैठे थे, गर्म शॉल ओढ़े हुए। तो अर्जुन, रघुनाथ सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आखिर तुम्हें भी हमारे दरवाजे पर आना ही पड़ा। अर्जुन ने हाथ जोड़े। साहब, मुझे कुछ काम दे दीजिए या फिर थोड़ा उधार में राशन। मेरी बहन भूखी है। काम? रघुनाथ सिंह ने हंसते हुए कहा। इस मौसम में कौन सा काम? बर्फ में खेती भी नहीं हो सकती। कोई भी काम साहब, लकड़ियां काटना, बर्फ हटाना, कुछ भी। रघुनाथ सिंह ने कुछ देर सोचा, फिर बोला। ठीक है, मैं तुझे काम दूंगा और राशन भी, लेकिन शर्त है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसी शर्त साहब? तुझे मेरे जंगल से लकड़ियां काटनी होंगी, रोज सुबह से शाम तक, और जब तक मेरा कर्जा नहीं चुकेगा तू इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन साहब, मेरी बहन अकेली है, वो अंधी है, उसका ख्याल कौन रखेगा? ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। रघुनाथ सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। या तो मेरी शर्त मान या फिर जा यहाँ से। अर्जुन के सामने कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा। मैं मानता हूँ साहब। बहुत अच्छा। रामदीन, इसे 2 किलो आटा और थोड़ी दाल दे दे। और हाँ अर्जुन, कल सुबह 5 बजे जंगल में हाजिर हो जाना। अर्जुन जब राशन लेकर घर पहुंचा तो देखा कि कविता अंगीठी के पास सिकुड़ कर बैठी थी। अंगीठी में आग बुझने वाली थी। भैया, तुम आ गए? कविता ने खुशी से पूछा। हाँ बहन। अर्जुन ने जल्दी से बाहर से कुछ लकड़ियां लाकर अंगीठी में डाली। आग फिर से भड़क उठी। मुझे काम मिल गया और देख, राशन भी लाया हूँ। सखमैन भैया, कविता की आवाज में राहत थी। ऊपर वाले का शुक्र है। अर्जुन ने जल्दी से दाल चढ़ाई। जब खाना बना तो दोनों भाई बहन ने अंगीठी के पास बैठकर गर्म दाल रोटी खाई। कई दिनों बाद पेट भर खाना मिला था। रात भर बर्फबारी होती रही। सुबह जब अर्जुन उठा तो देखा कि झोपड़ी के अंदर जगह जगह बर्फ जमी थी। कविता ठंड से कांप रही थी। बहन, तू अंगीठी के पास रह, मैं काम पर जा रहा हूँ। इतनी ठंड में भैया, बाहर तो बर्फ का तूफान है। मजबूरी है बहन, नहीं तो खाना कैसे मिलेगा? अर्जुन ने अपने सारे कपड़े पहने और बाहर निकल गया। बर्फीली हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह चल रही थी। रघुनाथ सिंह का जंगल गांव से 2 किलोमीटर दूर था। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो देखा 5-6 और मजदूर भी थे। सभी ठंड से ठिठुरे हुए। तो तुम नए हो? एक बूढ़े मजदूर ने कहा। मेरा नाम धनराज है। मैं पिछले 20 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। 20 साल? अर्जुन चौंक गया। लेकिन आपका कर्जा अभी तक नहीं चुका। धनराज ने कड़वी हंसी हंसी। बेटा, यहाँ से कोई नहीं निकल पाता। जितना कमाओ उतना ही कर्जा बढ़ता जाता है। रघुनाथ सिंह ऐसा हिसाब रखता है कि हम हमेशा उसके कर्जदार बने रहें। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने खुद को किस जाल में फंसा लिया था। पूरे दिन अर्जुन ने बर्फीली ठंड में पेड़ काटे। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां जम गई। शाम तक उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। जब वह शाम को घर पहुंचा तो कविता ने उसके हाथ छुए और चौंक गई।
भैया, तुम्हारे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं और यह छाले। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ भैया। काश मैं भी देख पाती तो कुछ काम कर पाती। ऐसा मत बोल, तू मेरी ताकत है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीते। अर्जुन रोज सुबह जंगल जाता और शाम को थक हार कर लौटता। लेकिन एक दिन कुछ अनहोनी हो गई। अर्जुन जंगल में काम कर रहा था। घर पर कविता अकेली थी। दोपहर के समय अंगीठी में लकड़ियां खत्म हो गईं। ठंड बढ़ने लगी। कविता ने सोचा कि झोपड़ी के बाहर जहां लकड़ियां रखी थीं, वहां से कुछ ला सकती है। वह टटोलते हुए बाहर निकली, लेकिन बर्फ में उसका पैर फिसल गया। आहा! उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। खून बहने लगा। दर्द से तड़पती हुई वह वहीं बर्फ में गिर गई। पड़ोस की एक औरत चंपा ने उसकी चीख सुनी। वह दौड़ी आई। हे ऊपर वाले, कविता बेटी! उसने जल्दी से कविता को उठाया और झोपड़ी के अंदर ले गई। गांव के कुछ और लोग भी इकट्ठे हो गए। किसी ने जंगल में अर्जुन को खबर भेजी। खबर सुनकर अर्जुन पागलों की तरह दौड़ा। उसने बर्फ की परवाह नहीं की। 2 किलोमीटर का रास्ता 5 मिनट में तय कर लिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि कविता बेहोश पड़ी थी। उसके सिर पर खून जमा हुआ था। बहन, मेरी आंख खोल। अर्जुन रोने लगा। चंपा ने उसका कंधा पकड़ा। बेटा, रो मत। उसे वैद्य जी के पास ले जा, जल्दी। अर्जुन ने कविता को गोद में उठाया और बर्फीली ठंड में वैद्य जी की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। वैद्य जी गांव के बुजुर्ग थे। उन्होंने कविता को देखा और माथे पर पट्टी बांधी। चिंता मत कर बेटा, चोट गहरी है लेकिन खतरनाक नहीं। कुछ दिन आराम चाहिए। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। वैद्य जी, उसने पूछा, क्या मेरी बहन कभी देख पाएगी? बेटा, मैंने कई बार कहा है, उसकी आंखों में एक झिल्ली है। अगर सही इलाज हो तो शायद देख पाए, लेकिन उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। बहुत पैसा लगेगा। कितना? कम से कम 5,000 रुपए। अर्जुन के लिए यह रकम आसमान थी। वह रोज मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। अगले दिन जब अर्जुन जंगल पहुंचा तो रघुनाथ सिंह वहां खड़ा था। तो कल तू काम पर नहीं आया? उसने गुस्से से कहा। साहब, मेरी बहन को चोट लगी थी। मुझे तेरी बहन से क्या लेना देना? काम से गैर हाजिर रहा तो तेरे कर्जे में 100 रुपए और जुड़ गए। अर्जुन का खून खौल उठा। यह कैसा इंसाफ है साहब? मेरी बहन मर रही थी। मेरे लिए काम जरूरी है, तेरी बहन नहीं। धनराज और बाकी मजदूर चुपचाप यह सब देख रहे थे। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। तुम लोग क्यों चुप हो? उसने पूछा। क्या तुम्हें यह सब ठीक लगता है? बेटा, हम क्या कर सकते हैं? हम सब इसके कर्जदार हैं। तो क्या हम गुलाम हैं? अर्जुन की आवाज तेज हो गई। हम इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। चुप रह अर्जुन। रघुनाथ सिंह दहाड़ा। एक शब्द और बोला तो तेरा कर्जा 2 गुना कर दूंगा। लेकिन अर्जुन अब डरने वाला नहीं था। पिछली रात उसने बहुत सोचा था, अगर वह यूं ही काम करता रहा तो कविता का इलाज कभी नहीं हो पाया। साहब, मैं आपका काम करूंगा, लेकिन मुझे सही मजदूरी चाहिए।
और मेरा हिसाब साफ रखिए। मैं जितना काम करूं उतना ही कर्जा कम हो। रघुनाथ सिंह चौंक गया। पहली बार किसी मजदूर ने उससे इस तरह बात की थी। तुझे यह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन ने कहा। क्योंकि अब मैं डरता नहीं हूं। मेरी बहन की जिंदगी दांव पर है। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, चाहे आपसे लड़ना पड़े। धनराज ने हिम्मत जुटाई। अर्जुन सही कह रहा है, हम सालों से काम कर रहे हैं, कब तक यूं ही जुल्म से हटे रहेंगे? एक एक करके बाकी मजदूर भी आगे आए। हाँ साहब, हमें भी सही हिसाब चाहिए। हम भी इंसान हैं साहब। रघुनाथ सिंह घबरा गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि मजदूर उसके खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएंगे। तुम सब बागी हो रहे हो? ठीक है, मैं तुम सबको निकाल दूंगा। तो निकाल दीजिए, अर्जुन ने कहा। लेकिन फिर आपके जंगल में काम कौन करेगा? और हम गांव में सबको बता देंगे कि आप कैसे मजदूरों को तकते हैं। फिर देखते हैं कौन आपके लिए काम करता है। रघुनाथ सिंह समझ गया कि अब झुकना पड़ेगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं सबका हिसाब साफ करूंगा, लेकिन काम ढंग से होना चाहिए। मजदूरों ने एक दूसरे की ओर देखा। आज पहली बार उन्हें जीत मिली थी। लेकिन अर्जुन के पास अभी भी कविता के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह हर रोज ऊपर वाले से प्रार्थना करता, हे ऊपर वाले, मेरी बहन को देखने की शक्ति दे दो। मैं जीवन भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। एक रात कविता अंगीठी के पास बैठी थी। अचानक उसे अपनी आंखों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। भैया भैया, वह बोली। क्या हुआ बहन? अर्जुन घबराकर उसके पास आया। मेरी आंखों में कुछ अलग लग रहा है, जैसे कुछ हिल रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुझे कुछ दिख रहा है? कविता ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे खोली। सबसे पहले उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखा। फिर धीरे धीरे वह धुंधलापन कम होने लगा। भैया, मुझे कुछ दिख रहा है। क्या? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। आग, अंगीठी में जलती आग, और तुम। कविता ने अपना हाथ अर्जुन के चेहरे पर रखा। तुम मेरे भैया हो, तुम इतने सुंदर हो। दोनों भाई बहन रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। आपने मेरी सुन ली। अगले दिन जब गांव वालों को यह खबर मिली तो सब हैरान रह गए। वैद्य जी भी चकित थे। यह तो चमत्कार है बेटा, उन्होंने कहा। शायद उस चोट से जो झिल्ली थी वह हट गई, या फिर ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। कविता को अब दिखाई देने लगा था। वह पहली बार अपने गांव को देख रही थी। बर्फ से ढकी झोपड़ियां, धुएं के गुब्बार, दूर की पहाड़ियां। भैया, दुनिया इतनी खूबसूरत है। हाँ बहन, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब तू भी इसे देख सकती है। दोनों ने अंगीठी के पास बैठकर गर्म चाय पी। बाहर फिर से बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन अब उन्हें डर नहीं था। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। उस रात अर्जुन ने अपने माता पिता की तस्वीर के सामने, माँ, बाबूजी, आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा रहा।
आज हम खुश हैं और हम वादा करते हैं कि हम अच्छे इंसान बनकर रहेंगे। कविता ने भी अपने हाथ जोड़े और ऊपर वाले से प्रार्थना की। बाहर बर्फ गिरती रही, लेकिन उस छोटे से घर में 2 भाई बहनों के दिलों में उम्मीद और खुशी की गर्माहट थी। एक ऐसी गर्माहट जो किसी भी सर्दी से ज्यादा ताकतवर थी।